देखो जल्दी फास्ट। 1498 1600 1757 प्लासी गयो किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। क्यों महत्वपूर्ण है प्लासी का युद्ध? क्योंकि अंग्रेजों की पहली जीत थी। इससे उनका क्या बढ़ गया? कॉन्फिडेंस बढ़ गया। 1764 में तो 1765 में क्या हो गया? कंपनी क्लियर। 1773 में क्यों आया? क्योंकि इसमें कंपनी को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। ये तो इसके अंदर वाली चीजें थी, लेकिन आया क्यों था? क्योंकि कंपनी के जो कर्मचारी वो तो मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन इसका फायदा किसको नहीं मिल रहा था? ब्रिटेन की महारानी को नहीं मिल रहा था, और कंपनी को फायदा नहीं हो रहा था। जो उसके कर्मचारी है वो अपना मुनाफा कमा रहे थे। तो उनको रेगुलेट करने के लिए क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। अगर इसकी कोई दो इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे आई तो 5 चीजें थी, लेकिन अगर 2 चीजें देखी जाए तो सबसे पहले क्या थी? बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन। दूसरी चीज क्या की गई थी? केंद्रीकरण की स्थापना। केंद्रीकरण क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। केंद्रीकरण अच्छा होता कि बुरा? 2 चीजें होती हैं, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। आप लोग बताओ अपनी अपनी समझ से, केंद्रीकरण अच्छा होता कि विकेंद्रीकरण अच्छा होता? केंद्रीकरण अच्छा होता है। और आप लोग बताओ, जिसको जो लगे, कोई प्रेशर नहीं है। केंद्रीकरण अच्छा होता है। अगर मान लो आज केंद्रीकरण होगा कुछ नहीं, किसी को ये अच्छा लग सकता है, किसी को ये अच्छा लग सकता है। केंद्रीकरण में क्योंकि अपने अपने राज्य में वो मतलब देख सकते हो, बाकी केंद्र में कर देंगे तो फिर वो दूसरे राज्यों को ज्यादा ना देखेंगे काम वाम। केंद्रीकरण में क्या है कि किसी को ये अच्छा लग सकता है, किसी को ये अच्छा लग सकता है। जिसके पास पावर होगी उसको क्या अच्छा लगेगा, और जिसके पास से पावर छिन जाएगी उसको क्या अच्छा लगेगा। समझना ये होता है। अपने यहाँ पे संघीय प्रणाली चलती, केंद्र राज्य और नीचे कौन चलता? पंचायती राज चलता। लेकिन आप लोग को क्या लगता है कि जब हमारे यहाँ देश आजाद हुआ होगा या जब अंग्रेज रहे होंगे तो ऐसे सिस्टम इतना प्यारा रहा होगा? अगर इतना प्यारा सिस्टम रहता तो क्यों हम अंग्रेजों को भगाना चाह रहे थे? क्या जरूरत थी हमें? ये अपने लिए कानून बनाया, ये अपने लिए बनाया, ये अपने लिए बनाया, ये टैक्स कलेक्ट कर रही जनता के लिए काम करे, क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत क्या थी कि जब केंद्रीकरण होता है तो जवाबदेही पारदर्शिता की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? अब आप लोग अपने से कनेक्ट करो, दिल्ली में क्या हो रहा संसद में आप लोग को पता है क्या? नहीं। आपकी कोई उनसे कनेक्टिविटी है क्या? है क्या? आप थोड़ा और नीचे जाओ, भोपाल में क्या हो रहा आप लोग को पता है क्या? आपको कब पता चलता? जब वो चीजें लागू होने लगती। जैसे हेलमेट लगाने पे जब पैसा लगने लगता, जुर्माना लगता है, तब हमें पता चलता कि अच्छा ये कानून आ गया। उसके पहले हर दिन न्यूज़पेपर में ये चीज आती है, हमें पता चलती है क्या? संसद में बहस होती है, हमें पता चलती है क्या? तो हमारे यहाँ पे जब यहाँ भी कुछ होता है हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब पंचायती राज में आओ और हमारे आसपास में अगर 4 लोगों का नाम बीपीएल में जुड़ गया और एक का नहीं जुड़ा तो ये बात हर गांव के व्यक्ति को पता होती है। हमारे सरपंच क्या कर रहे हैं ये हमें पता होता है, सेक्रेटरी क्या कर रही है हमें पता होता है, क्योंकि ये हमसे क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, और ये हमारे आसपास के लोग होते हैं। तो जो काम जहाँ बेहतर तरीके से हो सकता है उसको हमें ऊपर ले जाने की जरूरत है क्या? नहीं है क्या? और जब केंद्रीकरण हो जाता है तो सारी पावर एक जगह आ जाती है। तो जब तक वो अच्छा है तो ठीक है, लेकिन उसको 1 मिनट नहीं लगता कायम निरंकुश शासन बदलने में। कायम है जैसे जो हिटलर था जर्मनी का, हिटलर का नाम सुना आप लोगों ने? हिटलर अच्छा व्यक्ति था कि बुरा? एक अपनी आम धारणा, जैसे आप सुनते हो डॉक्टर कलाम व्यक्ति सुना, ये भूल जाओ राष्ट्रपति हैं क्या है, सिर्फ अच्छे हैं बुरे एक महसूस होता अच्छे। ऐसे हिटलर कैसा था? अच्छा था। हम आप लोग से पूछ रहे हैं हिटलर अच्छी फीलिंग आ रही है कि बुरी? एक आप किसी को बोलने लगते ना कि आप हिटलर जैसे हो, हैं? नहीं अच्छी मतलब हिटलर जैसे अच्छी। हिटलर बेटा जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का था हिटलर। तो क्या इसके साथ ये पहले काय में शामिल था? ये सेना में शामिल था। बहुत अच्छा व्यक्ति था, योग्य था।
ये जनता के लिए काम करना चाह रहा था। लेकिन जब इसके हाथ में पावर आई तो इसने वहां पे यहूदियों को, जो सुसाइड कैंप होते, ऐसे ऐसे जाके लोगों को सीधे जला दिया। जब लोग, वो भी हमें पता नहीं चला कितने लोग खत्म हुए। जब बाहर ऐसे इतने इतने चप्पल के ढेर मिले, उससे आकलन हुआ कि इतने सारे लोग खत्म हो गए। तो हिटलर अच्छा था कि बुरा? बुरा था, क्योंकि उसके हाथ में क्या आ गई थी? पावर आ गई थी। आज हमारे यहाँ 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। आज 2025 हो गया। हमारे पास कांग्रेस में या किसी अदर पार्टी में मजबूत विपक्ष है क्या? है? मजबूत नहीं है, लेकिन विपक्ष है। अगर ये विपक्ष ना हो तो सारी पावर किसके हाथ में आ जाएगी? और ये जो सत्ता में है उसके हाथ में आ जाएगी। और आप लोग क्या गारंटी है कि इनके पास जो पावर है वो उसका मिसयूज ना करेंगे ना? तो जो पावर होती है उसको समय नहीं लगता कायम बदलने में, तानाशाही और निरंकुश शासन में। जो नॉर्थ कोरिया है, उत्तर कोरिया एक देश है, नाम सुना? उत्तर कोरिया एक देश है। तो उत्तर कोरिया में किम जोंग तानाशाह। किम जोंग कौन है? यहाँ की जो टीवी वगैरह में भी वही दिखाया जाता है जो किम जोंग की तारीफ होती है। वहाँ आप वही सोचते हैं जो किम जोंग के बारे में होता है। वहाँ का सब कुछ कहाँ किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? एक व्यक्ति, वो किम जोंग। तो जब भी हमारे पास क्या होगा? विकेंद्रीकरण होगा। जब हमारे यहाँ पे पावर एक जगह नहीं होगी तो क्या होगा? एक व्यक्ति गलत हो सकता है ना, सारे तो गलत नहीं होंगे। अगर हमारे यहाँ पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारे यहाँ अच्छे से शासन चलेगा। वो इस अच्छे से वो आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? रामराज, स्वराज। यही तो है ना। हमें जब अंग्रेज गुलाम बनाए थे, सारी पावर कहाँ कर दी थी? इन्हें अपने पास ले ली थी। यही तो दिक्कत थी। वो कौन हमें मार रहे थे? वो हमको मान नहीं दे रहे थे, लेकिन सारी पावर कहाँ थी? अंग्रेजों पास थी। केंद्रीकरण कर दिया था। लेकिन जब हमने अपना स्टार्ट किया तो हम क्या लाए? विकेंद्रीकरण लाए। केंद्र के पास अपनी पावर है, राज्य के पास अपनी पावर है। ये पंचायती राज वाले सिस्टम, जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए तो ये हमारे पास तब नहीं था। और हमारा संविधान बनाने में सबसे बड़ा श्रेय किसका है? भीमराव अम्बेडकर जी का है। तो जब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बना के तैयार हुआ तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि आप चाहे कितना अच्छा संविधान बना लो, कितना ही अच्छी चीजें लिख दो, लेकिन जब तक हमारे समाज में सामाजिक बदलाव नहीं आएगा ये संविधान रखा रहेगा। क्या होगा? अब हमारे यहाँ में आर्टिकल 17 में लिख दिया था कि वो टचबिलिटी क्या होगा? अस्पृश्यता समाप्त कर देंगे, है। लेकिन आज भी है ना, कम मात्रा में है, लेकिन है। जब तक हमारे समाज में बदलाव नहीं आएगा क्या हम संविधान को लागू कर सकते हैं? तो जब हम ये 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया, जब हम पंचायती राज लाए, ये 1992 में आया था। कब आया था? 1992। तब जाके पंचायती राज सिस्टम आया। और पंचायती राज के पास आज के समय क्या समस्या है कि इनके पास पैसे की कमी है। काय की? पैसे। दूसरी चीज क्या है? सरपंच पति जैसे कॉन्सेप्ट है ना। जैसे पत्नियां 33% यहाँ पे आरक्षण है। 100 में जैसे पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं पंचायती राज के, तो 33% सीटें महिलाओं की आरक्षित होती हैं। अब आरक्षित हो जाना मतलब वहाँ प्रतिनिधि महिला ही खड़ी होगी, और वहाँ पुरुष कुछ नहीं कर सकता। और पावर सबको चाहिए, कोई ऐसा है जिसको नहीं चाहिए। और जब बात काय की आती, पावर की आती, तो हम फिर महिलाओं को भी आगे ले आते। लेकिन कहाँ तक ले आते? सिर्फ इलेक्शन जिताने तक। जैसे ही वो चुनाव जीती उसके बाद कैसा कॉन्सेप्ट आ जाता? सरपंच पति जैसा, और वो चीजें साइन करने लगते। इसके बाद क्या होती? फंड की कमी होती, पैसे की कमी। ऊपर से केंद्र राज्य पैसा नहीं देना चाह रहा। इसके बाद तीसरी समस्या क्या आती कि पैसा आता है और भ्रष्टाचार। आपके गांव में अगर सड़क बनने के लिए पैसा आता है तो उसका 2-3% खर्च होता है, बाकी किसके पास जाता है आज तक पता नहीं। क्योंकि जो सेक्रेटरी, सरपंच या जो सभी सिस्टम है, जो सैलरी होती है वो बहुत न्यूनतम होती है। और अचानक बोलो क्या बन जाते? करोड़पति। तो कैसे बन जाते? समझ रहे हैं? तो भ्रष्टाचार की समस्या है, पारदर्शिता नहीं है। और जो हमारे यहाँ पे सरपंच सेक्रेटरी बन रहे हैं, अब आज के समय ऐसा कोई काम है क्या जो बिना टेक्नोलॉजी के हो जाए?
बिना मोबाइल के हो जाए। और डिजिटल साक्षरता की क्या है कमी। आज हमसे मोबाइल में तो 3 चीजें आ रही। मोबाइल में हमें फोटो खींचना आ रहा, हमें कॉल करना आ रहा, लेकिन जो मोबाइल के वैलिड काम है वो अभी हमसे आज भी नहीं आ रहा है। तो हमारे यहाँ काय की कमी है, डिजिटल साक्षरता की। काय की डिजिटल। क्लियर हो गया। तो 1773 में काय की स्टार्टिंग हो गई, केंद्रीकरण की। तो केंद्रीकरण क्या है, अच्छा है कि बुरा? बुरा। शुरुआत हो गई ना केंद्रीकरण की। अब जो कौन सी 3 रियासतें, बंगाल, मुंबई, मद्रास, इस दोनों की कहाँ दे दी थी, बंगाल में केंद्रीकृत कर दी थी यहाँ से। ठीक है। अब इसके बाद है 1773 में वो, इसके बाद क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी। मेन कारण क्या था कि चर्बी लगे कारतूस मना कर दिए थे। और तात्कालिक कारण क्या था कि वो डलहौजी लाया था व्यापगत सिद्धांत, जिसमें क्या हुआ था कि रानी लक्ष्मीबाई जैसे दत्तक पुत्र जो गोद लिए थे उनको राजा मानने से मना कर दिया था। तो ये सब कारण थे। लेकिन मेन कारण क्या हुआ था, जैसे कोई चीज चल रही हो पहले से और अचानक एक चीज ऐसी हो कि चिंगारी लग जाए, तो वो कौन सी चिंगारी किसने लगाई थी, चर्बी लगे कारतूसों को मंगल पांडे ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। वो कौन सा कारण था, तात्कालिक कारण, वो तुरंत घटना बन गई थी। बाकी ये सब पहले से बनी आ रही थी। हमने अपना लीडर किसको घोषित किया था, द्वितीय को। इसके बाद हमने क्या कहा कि 1857 की क्रांति आई। अब अंग्रेज क्या हो गए, डर गए। फिर 1858 में क्या होता है, भारतीयों को शासन में शामिल किया जाता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, ठीक है। 1885 के बाद 1903 में बंगाल विभाजन की घोषणा, 1905 में लागू हो गया। अब इसके बाद हम इसको विरोध करने के लिए हम क्या करते हैं, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में क्या काय पे मतभेद होने लगता है स्टार्ट, गरम दल। 1906 में काय की स्थापना हो जाती है। 1907 में क्या हो जाता है, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, राष्ट्रपति को। यहाँ पे गरम दल और नरम दल अलग हो जाते हैं। इसके बाद 1909 में क्या आता है, मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म का मेन एक रीजन क्या है, कारण फेमस होने का। मॉर्लिमेंटो में क्या हो जाता है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाती है। समझना, हम सब जैसे एक घर में 5 लोग हों। अब हमारे यहाँ 5 लोग में बात कह की चलेगी कि हमें एजुकेटेड बनना, हमें अमीर बनना, हमें हेल्थ पे अच्छा खर्च करना, और बात बढ़ जाए जबकि इस भाई को अलग, इस भाई को अलग, तो दिक्कत होगी ना। तो ऐसे ये क्या स्टार्ट कर दिया था कि हिंदू मुस्लिम एक थे और यहाँ ये मुसलमानों को अलग से चीज देने लगे, तो हम बट जाएंगे ना। तो इसका क्या किया हमने, विरोध किया। अब यहाँ पे हमारा आंदोलन शांत हो गया। कारण क्या क्या था, गरम दल नरम दल अलग हो गए, इच्छा शक्ति खत्म हो गई। बाल गंगाधर तिलक को भी इन सब पे क्या राजद्रोह के आरोप लगा दिए गए। इसके बाद 1915 में एक नई जान आती है, कौन, महात्मा गांधी जी। कहाँ से आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से। कौन सी डेट में आते हैं, 9 जनवरी। इसलिए हम उस दिन क्या मनाते हैं, विश्व प्रवासी दिवस। जो हमारे देश के लोग दूसरे देशों में रह रहे, व्यापार कर रहे, उनको हम क्या करते हैं, उस दिन इनवाइट करते, उनको क्या करते, अवार्ड वगैरह देते हैं। तो किस दिन मनाते, 9 जनवरी को। कारण क्या है कि उस दिन गांधी जी वापस आए थे। क्लियर है। जो भी प्रवासी उनको बोलते हैं माइग्रेंट, मतलब जो हमारे देश से है, हमारे देश के लोग दूसरे देश में रह रहे किसी कारणवश है, वो भारतीय है क्या, वो भारतीय। वो दूसरी एक और चीज होती भारतीय मूल के, मान लो जिनके माता पिता में से कोई एक हो या किसी के दादा दादी में से एक भारत का रहा हो, वो अब जाके किसी दूसरे देश की क्या ले लियो, नागरिकता ले लियो, तो कहीं ना कहीं उनका भारत से संबंध होगा। तो हम उनको क्या करते, 9 जनवरी को बुलाते हैं। 2 साल में एक बार मनाया जाता है। तो जैसे 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है, वो हमें पता नहीं होता क्यों मना रहे, समझ गए। अब इसके बाद क्या होता है, 1916 में लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ समझौता में क्या इंपॉर्टेंट रहता है, गरम दल नरम दल एक हो गए। दूसरी चीज क्या रहती है, जो 1909 में मुसलमानों के लिए अलग व्यवस्था की थी, उसको हम स्वीकार कर रहे थे कि चलो यार शामिल हो, क्योंकि हमें क्या करना, अंग्रेजों को बाहर करना है, तो चलो अपन एक हो जाओ, समझ रहे। दूसरा हमारा उससे बेहतर अपने ही एक हो जाओ, ठीक है। ये चीज हुई। और एक और बड़ी घटना हुई थी, बीएचयू की स्थापना हुई थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किसने करवाई थी, इधर तक क्लियर है।
क्लियर है, कोई डाउट? अब बात होती है 1919 में क्या आता है? रॉलेट एक्ट। क्या आता है? अब समझना आप लोग कि हम 1916 में लखनऊ एक्ट हुआ, लखनऊ समझौता में हम एक हो गए। यहाँ साइड में क्या चल रहा था? पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 का। अंग्रेज क्या पड़ गए? कमजोर पड़ गए ना। यहाँ युद्ध में उनकी एनर्जी चली गई, यहाँ हम एक हो गए। तो इनको क्या लगा कि लोग फिर से क्या ना कर दें, विरोध ना कर दें। तो ये क्या लिया है? रॉलेट एक्ट में क्या था कि आप कहीं भी किसी भी प्रदर्शनकारी को, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हो बिना कोई कारण बताए। और एक और चीज थी कि 3 सदस्य जो थे न्यायाधीश थे, वो किसी पर भी मुकदमा चला सकते थे और उन पर निर्भर था कि वो क्या सजा दे रहे हैं। ये चीज देखो, आज अगर हमारे देश में संविधान ना हो, क्या ना हो, कुछ लिखा ना हो, तो क्या होगा? मनमानी चलेगी। आज मान लो हमारा भाई है, वो तुम्हारा भाई है, खेलेगा, हम किसको सपोर्ट करेंगे? करेंगे ना। हमारा परिवार है तुम्हारा, हम किसको सपोर्ट करेंगे? अपने को करेंगे। लेकिन जब हमारे पास व्यवस्थित कानून लिख के आ जाएगा कि ये पैरामीटर है, जो ये योग्यता फॉलो करेगा वो इसमें आगे आएगा, तो फिर हम बंद गए ना। हम बंद गए। अगर हम इसकी उल्लंघना करेंगे तो आप लोग कहाँ चलेगा जाओगे? न्यायालय चले जाओगे ना। तो यहाँ पे आपकी जांच हो जाएगी। तो आज हमारा देश किसके आधार पे चल रहा है? संविधान। वहाँ सारी चीजें लिखी गई हैं और हर व्यक्ति बंधा हुआ है, किसी के पास असीमित पावर नहीं है क्या? हम किसके विरुद्ध नहीं जा सकते? और संविधान में क्या लिखा है जो हमें स्वीकार है? हम भारत के तो किसने लिखा? हमने। किसके लिए लिखा? हमारे लिए। लागू किसके लिए हो रहा? हमारे लिए। तो हमें दिक्कत होगी क्या? और इसमें कौन सी चीजें लिखी जो हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है? कुछ गलत तो लिखा नहीं है। और वो कौन लिखवाता है? जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको हम चुनते हैं ना। तो समझ गए। तो संविधान अगर ना हो तो चीजें चलेंगी क्या? अब जब ये 1914 से 18 में पहला विश्व युद्ध हो गया, जब रॉलेट एक्ट आया तो इसमें इन्हें क्या कर दिया कि कुछ भी इनको अपन को रोकना था। इनका उद्देश्य क्या था? किसी भी तरीके से विरोध ना हो और किसी भी तरह से इनमें जागरूकता ना आए। लेकिन ये समझ रहे थे कि धीरे धीरे माहौल बनने लगा है। ठीक है, जब गांधी जी जैसी पर्सनालिटी आ गई तो उनमें भी एक भय का माहौल आएगा। तो ये क्या लिया? रॉलेट एक्ट लिया। रॉलेट एक्ट के तहत ये किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे। तो जब ये किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे तो ये रॉलेट एक्ट यहीं पे हम 13 अप्रैल 1919 को क्या मना रहे थे? जलियांवाला बाग बैसाखी का पर्व मना रहे थे। और जनता इससे, जैसे इसमें 1000 लोग रहे होंगे, लेकिन 1000 में 700-800 को कोई मतलब नहीं था तुम्हारे रॉलेट एक्ट से। रहा होगा? आज भी कलेहन में मेला लगे तो कितने लोग को मतलब है कि तुम्हारे देश में क्या हो रहा? कोई बंदूक खरीदने जाता, कोई अपने से जाते। लेकिन यहाँ 1000 लोगों में 100 ऐसे रहे होंगे जो यहाँ इसकी बात कर रहे होंगे, या जो अंग्रेजों के क्या है। रॉलेट एक्ट में ये आ गया था कि 4-5 लोग से ज्यादा इकट्ठे हो नहीं सकते। और जब भी आपको किसी चीज का विरोध करना हो, कोई रणनीति तैयार करना हो, तो इकट्ठे तो बैठना पड़ेगा। अब हमें इकट्ठे बैठना पड़ेगा। और जैसे ही हम इकट्ठे बैठते थे तो अंग्रेज हमें गिरफ्तार कर ले रहे थे, क्योंकि हम काय का उल्लंघन कर रहे थे? रॉलेट एक्ट का। तो हमें कौन सा प्लेटफॉर्म मिल गया कि हम चलो यहीं जलियांवाला बाग में बैठ जाते हैं। अब 900 क्या कर रहे हैं? वो तो अपने बैसाखी पर मेला घूम रहे, लेकिन हम 100 के कारण उनकी भी। और सबसे बड़ी चीज है कि जब उनको पता था कि हम यहाँ के दरवाजे कैसे थे, एकदम संग्रह के, वो बाहर नहीं निकल सकते थे, तो कितनी निर्मम मृत्यु हुई होगी उन लोगों की। तो इसका पूरे देश में क्या हुआ? विरोध हुआ। तो इसके लिए कौन सी समिति बनाई गई? हंटर समिति। ये याद रखा करो, इम्पोर्टेंट है। कौन सी? जब हंटर समिति का डिसीजन आया तो इसमें जनरल ओडायर ने बोला था गोलियां चलाने के लिए। उसकी एक लाइन बहुत फेमस है कि तुम सारे सिपाहियों से कि तुम लोग बंदूक में तब तक चलाना जब तक गोलियां समाप्त ना हो जाए। तो जब इसको इस समिति के सामने बुलाया गया कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो बोलता है कि हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। कैसी ड्यूटी? क्योंकि वो लोग काय का वायलेशन कर रहे थे? रॉलेट एक्ट का। हमने थोड़ी कुछ गलत किया। उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस देखो, समझ, मतलब उसकी क्या दिल खत्म हो गया था ना, निर्मम कहलाया वो। अब इसके बाद हम 1920 में 2 आंदोलन लाए, खिलाफत और असहयोग। खिलाफत बताए थे क्यों लाए थे? फिर से तो नहीं बताना ना। असहयोग पता है, क्लियर है ना। इसके बाद 5 फरवरी 1922
22 की घटना पता है चोरा चोरी की? ना हो तो बताओ, हम जल्दी बताएं। खिलाफत क्या था? देखो 1914 से 18 पहला विश्व युद्ध चल रहा था। इसमें तुर्की ने किसका साथ दिया था? जर्मनी और स्टेट का। और सीधे से समझो, तुर्की ने ऐसे देशों का साथ दिया था जो अंग्रेजों के विरुद्ध थे। जो किसके विरुद्ध थे? तो ब्रिटेन उनको अच्छा मानेगा कि बुरा? युद्ध में ब्रिटेन जीत जाता है, तो जब जीत जाएगा तो तुर्की से बदला लेगा कि नहीं? ये देश है ना, कौन है? देश है ये। मुसलमान, यहाँ मुसलमानों का सारा यहीं से कंट्रोल होता था सिस्टम। तो यहाँ पे पद चलता था कौन सा? खलीफा। खलीफा कौन सा? खलीफा। ये सब सर्वोच्च होता था। तो जब अंग्रेज जीत गए तो इन्हें खलीफा पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो मुसलमान खुश होंगे कि गुस्सा? गुस्सा होंगे। तो ये खलीफा का पद समाप्त कर दिया। दूसरी चीज क्या कर दी? दूसरी चीज, मुसलमानों में नियम इनके बहुत शरीयत ला के अकॉर्डिंग चलते। कैसे चलते? शरीयत ला के अकॉर्डिंग। ये जो अंग्रेज थे ये कैसे थे? मॉडर्न थे। और मुसलमान जो है मॉडर्न से थोड़ा सा क्या होते, वो जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इनके मुसलमान जो नियम थे उन पे थोड़ा सा क्या कर दिया अंग्रेजों ने? सख्ती लगा दी। तो मुसलमान गुस्सा हो जाएंगे ना। तो जब भारत के भी मुसलमान गुस्सा हो गए तो इनने कौन सा आंदोलन करने की सोची? खिलाफत। अब उस समय पे हमारे यहाँ पे कौन आ गए थे? गांधी जी सोचे क्यों ना इन्हें भी हम शामिल कर लें। क्या कर लें? तो इनने क्या कहा? अरे भैया तुम खिलाफत आंदोलन कर रहे हैं, हम असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, चलो दो जने मिलके करिए तो मजा आ जाएगी। क्योंकि विरोधी कौन है? अंग्रेज। एक के खिलाफ लड़, मिलके लड़ो और मजा आएगी। तो कौन कौन? असहयोग और असहयोग से तात्पर्य क्या था? कि हम जो जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे भारतीय, जहाँ भी जिन भी विद्यालयों में बच्चे जा रहे होंगे, जिन भी कॉलेजों में जा रहे होंगे, जहाँ भी अंग्रेजों को थोड़ा सा सहयोग कर रहे होंगे, हम उसको नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे? असहयोग, मना कर देंगे। जैसे आपने कहा उनका बेटा पहन देना, नहीं उठ के चले गए, तो ये क्या हो गया? असहयोग। यहाँ हम हिंसा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? जब ऐसे ही चल रहा था तो 2 साल तक हमारा आंदोलन अच्छा सफल हो रहा था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को क्या हो जाता है? चोरा चोरी की घटना। इससे गांधी जी क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते ना। तो वो क्या ले लेते? आंदोलन को वापस ले लेते। और यार वो इंसान इतने सरल व्यक्ति थे कि उन्होंने कहा चोरा चोरी की घटना की जो भी सजा होगी हम भुगतने को तैयार है। इसके बाद 1922 के बाद क्या हो जाता? गैप हो जाता। ठीक है। अब ये लोगों के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद 1927 में क्या होता है? साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन क्यों आता है? सबसे पहले आप लोग समझा करो। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आता है सुधार, बताए थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये कौन थे? वायसराय और सचिव। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। इसमें जो 10 पॉइंट होते हैं उसमें एक पॉइंट ये लिखा रहता है कि जब इसके 10 साल हो जाएंगे तो हम एक समिति भेजेंगे, वो क्या करेगी? जांच करेगी कि और क्या सुधार करना है या इसने काम कैसा किया। ठीक है। क्या नाम था? मॉन्टेग्यू। इसके 10 साल का होंगे 1929 में। लेकिन 2 साल पहले ही हम भेज देते हैं काय को? साइमन कमीशन। काय को भेज देते हैं? कब आता है? 1927 में। साइमन कमीशन काय की जांच करने आता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की। लेकिन इसको हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति क्या नहीं होता है? भारतीय। क्या नहीं होता है? तो इसके क्या लगाए जाते हैं नारे? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन इसके क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं। क्या रहते हैं? तो इसमें किसको शामिल नहीं किया जाता? भारतीय। वो आप कहाँ सोचो, आप भारत किसी के गांव जाओ, वहां का एक भी व्यक्ति ना हो, आप क्या कर लोगे? इसमें एक भी भारतीय नहीं है, तो क्या जो ये निर्णय देगा वो सही देगा कि गलत? तो हमने कहा किनारे लगाए। इसी समय पे लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक के वो चल रहा था आंदोलन, तो इनकी मृत्यु हो जाती लाठीचार्ज में। किसकी? अब ऐसे समझा करो कि गरम दल के 3 नेता थे। लाल बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हो गई थी? जब हम असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने वाले थे। वो क्या बोल रहे थे कि हमें जो आंदोलन में धर्म का मुद्दा शामिल नहीं करना, तो वो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को एक साथ करने के पक्षधर नहीं थे। क्या नहीं थे? तो 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम क्या कर देते? असहयोग आंदोलन
कर देते। अब लाला लाजपत राय की कायम में मृत्यु हो जाती साइमन कमीशन के विरोध में, ठीक है, लाठीचार्ज हो जाती है। जब इसके बाद देश क्या हो गया, भड़क गया। 1928 में हम ये कहते हैं कि तुम अपना बताओ, तुम्हें जो मतलब कैसी चीजें करना, हम अपना बताते हैं। तो हम मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या देते हैं, एक रिपोर्ट देते हैं, देते हैं ना, नेहरू रिपोर्ट जिसको मानते हैं। इसमें नेहरू रिपोर्ट बताती है कि हम अपना जब देश आजाद हो जाएगा, हम अपने देश की रूपरेखा कैसे रखेंगे, कैसे संविधान की सब चीजें, तो ये नेहरू रिपोर्ट रहती है। फिर इसके बाद 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है। लाहौर की अध्यक्षता कौन करते हैं, नेहरू जी। इसकी मेन बात क्या रहती है, पूर्ण स्वराज लक्ष्य घोषित कर देते, क्या कर देते, हमें देश में पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट पे क्या कर देते, इसी 1929 में सहमति, दर तक क्लियर है, डाउट किसी का। अब जब जो नेहरू रिपोर्ट आती है तो हम अंग्रेजों को बताएंगे कि नहीं। तो जो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दी थी उसमें क्या कहा कि सब अच्छा चल रहा है, क्या कहा। तो इसके बाद 1930 में हम क्या बोलते हैं कि जो नेहरू रिपोर्ट है इसको क्या करो, स्वीकार करो, क्या करो, स्वीकार। दूसरी चीज हमारा लक्ष्य क्या है, पूर्ण स्वराज। और नेहरू रिपोर्ट में कौन सी 11 सूत्रीय मांगे रखी गई थी, क्या 11 रखी गई थी, 11 सूत्रीय। गांधी जी ने जब अंग्रेजों से कहा कि आप हमारी 11 सूत्रीय मांगे मांग लो, 11 सूत्रीय मांगे में पता है क्या थी, जैसे नमक पे कर न लगाओ। जैसे आज कितनी भी गरीबी हो, कितनी भी अमीरी हो, क्या नमक के बिना जीवन चल सकता है, नहीं। कोई 10 का खाता होगा, कोई 40 का खाता होगा, लेकिन नमक हमारी मूलभूत जरूरत है। एक दिन क्या बिना नमक की कल्पना की जा सकती, नहीं की जा सकती। और नमक क्या है, हमें कहाँ से मिलता है, समुद्र से। तो नमक जैसी चीज पे अंग्रेज क्या लगा रहे थे, कर लगा रहे थे। तो उसमें गांधी जी की एक सूत्र मांग, जो 11 मांगे थी, उसमें से एक क्या थी कि नमक पर कर ना लगाया जाए, क्योंकि नमक तो मूलभूत चीज है ना। जैसे आज आप लोग समझा करो कि आप लोग टाटा की कार में टैक्स लगाओ, कोई बात नहीं, लगा लो, हम पैदल चल लेंगे, हम पैदल चल लेंगे ना, ठीक है। आप बिस्लरी की बोतल में टैक्स लगाओ, कोई बात नहीं, हम पी लेंगे। लेकिन जो घरों में नल में पानी है, आप उस पर टैक्स लगा दो, एक दिन का 100 रुपए, तो गरीब आदमी कहाँ से देगा। कुछ चीजें तो हमें जीवन की मूलभूत आवश्यकता है ना। आप बड़ी चीज जैसे काजू पे आपको टैक्स लगाना लगा दो, काजू पे टैक्स लगाना लगा दो ना, लेकिन नमक पे लगा दोगे तो फिर इंसान जिएगा कैसे। शराब पे टैक्स लगाना लगा दो, क्योंकि वो कौन सा वाली जरूरी है। गुटखा पे टैक्स लगाना आप लगा दो, लेकिन जो चीज जरूरी है उन पे लगना चाहिए क्या, नहीं लगना चाहिए ना। तो जब ऐसी चीजें चल रही थी तो 11 सूत्रीय मांगों में एक क्या थी, नमक पर कर समाप्त किया जाए। क्योंकि नमक क्या है, बेसिक चीज है, जिसपे टैक्स लगा के कभी कभी इंसानियत क्या हो जाती, शर्मसार हो जाती ना। वो जैसे आप किसी किसान के यहाँ हम जाएं और मान लो हम कहें आप हमें 1 किलो गेहूं दे दो, और वो कहे लाओ 100 रुपए, तो हम तो 100 दे देंगे, लेकिन वहां इंसानियत क्या हो गई, खत्म हो गई ना। कि आप तो गेहूं की राजा हो, किसान इंसान के पास गेहूं तो राजा है ना, और वो हमसे ले रहा तो कोई दिक्कत नहीं देने में, लेकिन क्या हो गई इंसानियत। या तो हम एक बोरा ले, समझ रहे आप। तो 11 दूसरी मांग क्या थी कि शराब पर बैन लगाया जाए। जो हमारे नेता थे जिनको कहाँ जेल में डाला गया है उनको छोड़ा जाए। ये सब ऐसी 11 सूत्री मांगे थी, बहुत भारी नहीं थी, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया, मना। इनको स्वीकार करने से क्या कर दिया, मना। तो फिर गांधी जी भी गांधी जी थे, तो गांधी जी ने क्या किया, दांडी मार्च किया। 6 मार्च से 12 अप्रैल, कब 6 मार्च से 12 अप्रैल 1930 की बात है। इन्हें क्या कहा कि मैं जाऊंगा, नमक समुद्र से निकालूंगा और उसको उपयोग में लाऊंगा। इसके बाद मुझे जो भी सजा देनी होगी वो मुझे स्वीकार हो। इसको दांडी मार्च कहते हैं। पैदल इन्हें यहाँ से यहाँ यात्रा की, कब से कब, 6 मार्च से 12 अप्रैल, ठीक है, 1930 में। और क्या कहा कि मैं जाऊंगा समुद्र में, नमक बनाऊंगा, उसके बाद जो भी आपकी सजा होगी वो मुझे स्वीकार। तो जब गांधी जी यहाँ नमक बनाने पहुंचे तो गांधी जी पर इतना मारा गया लाठीचार्ज, लेकिन जिसके इरादे मजबूत हो उसको कोई रोक सकता है क्या। और उनका क्लियर था कि हमें क्या बनना है, नमक बनाना। हमने नमक, उनने जाके नमक बनाया,
वहां पे वो नमक जब बनाना क्या था, कानून के विरुद्ध था, तो जो उन्हें सजा हुई न मंजूर थी। अब जब ये बात अंग्रेजों तक पहुंची तो अंग्रेजों ने सम्मेलन रखे। कौन से? गोलमेज सम्मेलन रखे। तो गोलमेज सम्मेलन में इसमें बुलाया गया कि आओ आपसे बात करें। क्या करें? बात। तो पहले वाले में हम नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि गांधी जी की इस शर्तों से वो क्या मना कर दी थी। तो गांधी जी ने कहा कि हम क्यों जाएं, तो पहले में नहीं गए। जब नहीं गए तो फिर क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता। क्या हुआ? गांधी इरविन। जो भी इस टाइप के इंग्लिश के नाम आए कर समझ जाया करो कौन है उस समय का गवर्नर। उस समय ये गांधी इरविन समझौता हुआ। क्या हुआ? ठीक है। इरविन कौन थे इस समय? वायसराय रहे होंगे भारत के। ठीक है। तो गांधी और इरविन के बीच क्या हुआ? समझौता कि आप गोलमेज पे आओ। गोलमेज से तात्पर्य एक टेबल पे आओ, तो बैठ के हम बात करते हैं। तो जब गांधी जी को दूसरे टेबल पे, उसके पहले क्या हो गया? समझौता। जब दूसरे में गए गांधी जी, तो जब गांधी जी जो धोती कुर्ता पहन के गए तो अंग्रेज उनके सामने हंसे। अब अंग्रेजों की वेशभूषा क्या थी? कोट पैंट टाई। तो गांधी जी कैसे गए? धोती कुर्ता। तो उनपे हंसे लोग, हंसे। आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले समय पे लोग विश्वास नहीं करेंगे कि एक ऐसा भी पुतला ढांचा था गांधी जी जैसा, क्योंकि नहीं मानना ना किसी को। आज के समय किसी में है इतनी इच्छा शक्ति? जो बड़े हुए वो फटे कपड़े को भी अपनी शान मानते थे, है किसी में इतनी? नहीं है। तो जब ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए तो यहाँ पे भी किसी बात पे सहमति नहीं बनी। फिर तीसरी हुई, यहाँ पे भी कुछ खास नहीं निकला। लेकिन आप लोग के पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले डॉक्टर। और गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे? दूसरे। एकमात्र। समझ गए? अब ये गए तो इसकी एक रिपोर्ट आएगी लास्ट में, रिजल्ट के क्या होगा। तो इनने रिपोर्ट में और तो कुछ नहीं किया हमारे लिए। जो हमारे दलित समुदाय के लोग थे इन्हें और अलग कर दिया। क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब समझना आप लोग 1909 के मॉर्लेमेंटो में क्या किया? मॉर्लेमेंटो में क्या किया था? आप लोग को अभी समझ में नहीं आता होगा। जैसे आज आप किसी विधानसभा क्षेत्र को लेते हो, ठीक है, जैसे मान लो आप लोगों ने कोई विधानसभा क्षेत्र ले लिया, यहाँ एक प्रतिनिधि खड़ा हो गया, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उन्हें मतलब है क्या? है क्या? वोट सारे लोग देने जाते हैं। लेकिन अगर शर्त तय हो जाए कि इस एरिया में मुसलमान ही वोट देंगे, वो मुस्लिम प्रतिनिधि ही खड़ा होगा, तो हमारे बीच अलगाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। फिर हम एक होने का सोच सकते हैं। तो यही चीज कब कर दी थी? 1909 के मॉर्लेमेंटो में। किसके लिए कर दी थी? अब 1932 में किसके लिए कर दी? दलितों के लिए। अब हमारा समाज बट जाएगा कि बचेगा? बट जाएगा। अब जब इन्हें सांप्रदायिक, अब इसको क्या नाम दिया? सांप्रदायिक अवार्ड। क्या? सांप्रदायिक अवार्ड। जब ये चीज देंगे तो गांधी जी खुश होंगे कि गुस्सा होंगे? तो गांधी जी काय पे बैठ जाते? अनशन पे बैठ जाते। क्या बैठ जाते? अनशन। जब 1932 में अनशन पे बैठ जाते तो इनका अनशन तोड़वाने के लिए कौन जाते हैं? भीमराव अम्बेडकर। अब नहीं समझे, दलितों को जो यहाँ पे अलग प्रतिनिधित्व दिया गया उसका कारण था क्योंकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे? भीमराव अम्बेडकर। और वो किस समुदाय से आते थे? तो उन्हें अपनी बात रखी। तो इन्हें क्या कर दिया कि आपको अलग हम दे रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा कि इससे हमारा समाज और बढ़ जाएगा ना, फिर तो हम एक हो ही नहीं सकते। और जो दलित समुदाय है वो हमारा अभिन्न अंग है, हम एक दूसरे के बिना अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो जब ये हुआ तो गांधी जी काय पे बैठ जाते? अनशन पे। तो वो अनशन तोड़वाने के लिए कौन जाते? भीमराव अम्बेडकर जाते हैं। तब कौन सा समझौता होता है? पूना पे। कौन सा होता है? पूना पे। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे दलित समुदाय को अलग से व्यवस्था कर दी जाती, जैसे मुसलमानों के लिए कर दी थी। तो इसके समझौता क्या होता है? पूना पैक्ट। गांधी जी की बात मान जाती। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कभी कभी जब दलितों के साथ भेदभाव होता था तो उनको यही बुरा लगता था कि हमने फिर ये बात क्यों इनकी मान ली गांधी जी की। समझे ना? यहाँ तो इनके लिए विशेष व्यवस्था हो गई थी, लेकिन किसने मना करवा दी थी? गांधी जी ने। तो जब इनके साथ समाज में भेदभाव होता था तो अम्बेडकर जी को क्या लगेगा कि हमने गलत कर लिया ना पूना पैक्ट। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है?
अब इसके बाद क्या होता है, हम अभी आपको मेजर घटनाएं बता रहे हैं, समझ रहे ना। अब 1939 से 1944, यहाँ देखो ये कहाँ तक की बात आ गई अपनी, 1932 तक की आ गई। अब गांधी जी क्या करते हैं, हरिजनों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। हरिजन किसको बोलते हैं, दलित समुदाय को गांधी जी नाम देते हैं। हरि मतलब भगवान और जन माने व्यक्ति, भगवान का व्यक्ति, किसको बोलते हैं, दलितों के लिए। तो यहाँ पर उनकी सेवा करना कौन स्टार्ट कर देता है, गांधी जी। गांधी जी जो थे वो करते थे, तो यहाँ से उनका क्या हो जाता शुरू, उनके लिए सेवा करना स्टार्ट कर देते, और इसके साथ साथ छिटपुट घटनाएं चलती रहती है। अब इसके बाद 1939 से 44 तक क्या चलता है, दूसरा विश्व युद्ध चलता है। दूसरा विश्व युद्ध चलेगा तो भारत प्रत्यक्ष रूप से तो शामिल था नहीं, था क्या, भारत हमारे घर में गरीबी है, वो बाहर कौरा में मतलब है क्या, लेकिन हमारा भाई जाके युद्ध में खड़ा हो जाए तो हम कुछ कर लेंगे। तो ऐसा ही 1939 से 44 तक हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज इसमें लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम भी इम्पैक्ट हो रहे थे। तो हमें ये भी दिमाग में रखना था ना, जैसे किसी से आपकी दुश्मनी हो और उस समय उसको मान लो पानी की जरूरत हो, तो आप पानी दोगे ना, चलो भैया हम तुमसे बाद में लड़ लेंगे, पानी पी लो, समझ रहे। तो इसके बाद क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो इसी समय पे जब अति हो जाती है तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है, 2 अगस्त 1942, 2 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट रहता है। इसमें गांधी जी जैसा इंसान जो कहता है कि आपको एक गाल में कोई थप्पड़ मारे तो आप दूसरे में दूसरा गाल कर दो, जब ये वाला आंदोलन होता है, जब उनकी सहनशीलता समाप्त हो जाती, तो फिर वो क्या नारा दे देते हैं, करो या मानो, क्या करो, क्योंकि अंग्रेज किसी भी तरह से हमको समझने को तैयार नहीं, तो वो कौन सा नारा देते हैं, करो या मरो। और 2 अगस्त 1942 को क्या स्टार्ट हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्या हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है भारत में, क्या आता है, कैबिनेट मिशन में 3 लोग रहते हैं। कैबिनेट मिशन में ये निर्धारित करना रहता है कि आपका कैसा क्या प्लान है, जैसे आपको हम लोग आजाद करके जाएंगे तो आप लोग के पास कैसे आप लोग अपनी रूपरेखा बनाओगे। इसके बाद हम बताए थे माउंट बैटन कौन थे, लास्ट वायसराय थे ना, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय जी लास्ट वायसराय थे। इन्हें 3 ऑप्शन दिए थे, एक जो स्वतंत्र हो जाओ, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या भारत में शामिल हो जाओ। इसके बाद ये कब घोषणा होती है, 3 जून 1947, 3 जून 1947। और फिर अंग्रेज कहाँ से, भारत से कब चले जाते, 15 अगस्त 1947। क्लियर, कोई डाउट, पक्का।